जोगिंद्रनाथ मंडल जो थे वो जब लॉ मिनिस्टर थे और जब ये 56 का आइन पास हुआ तो उसके बाद वो एक कह के चले गए कि मैं टूर पे इंडिया वापस जा रहा हूँ और फिर कभी वापस नहीं आए। अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था तो दो पाकिस्तान बने, कि ईस्ट एक वेस्ट पाकिस्तान। अगर इस्लाम के नाम पे बना था तो कभी डिवाइड इन होता। ये है कि थोड़ी सी हमें फैब्रिकेटेड हिस्ट्री मिलती है। जो मुताले पाकिस्तान हमें अपने करिकुलम में पढ़ाया जाता है, सिलेबस में पढ़ाया जाता है, दैट इज नॉट द एक्चुअल। जब आप मैं जैसे ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है तो उसमें आपको अपनी ऑडियंस का ख्याल भी रखना पड़ता है कि आप अपनी कंट्रोवर्शियल थॉट्स को शेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक मैस आपको हेट मिलता है उसके ऊपर। वाई पेसिमिज्म? पेसिमिज्म आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि बचपन से लेकर अब तक के जिनकी बिना पर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं यार, नेगेटिव थिंकिंग के साथ ज़िंदगी गुजारने की इसमें कोई खुशी है नहीं। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर इधर कोई क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा हो तो उसको कहते हैं कि इसका दीन ईमान कमज़ोर हो गया। कि फिर पापा की कॉल आती है उसके दोस्त के फ़ोन पे, तो वो कहते हैं कि तेरी जो बहन है उसका इंतकाल हो गया, वो हॉस्पिटल तो आ जाए। मुख्तलिफ हमारी कहानी है ज़माने भर से, मुनफरिद हम गमे हालात लिए फिरते हैं। उर्दू शायरी में या फिर इंग्लिश पोइट्री में शौक़ तो बहुत सारे लोगों को होता है, लेकिन फ़ारसी शायरी का शौक़ होना बहुत ही एक मुनफरिद सा शौक़ है जो कि आज के हमारे गेस्ट के अंदर है। आज के हमारे गेस्ट ना सिर्फ फ़ारसी की शायरी को समझते हैं बल्कि वो सुनाते भी हैं और उनको फ़ारसी के अंदर उनका रुझान भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी के साथ साथ उनका जो फ़िलासफ़ी के अंदर रुझान है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। वो हमेशा से फ़िलासफ़ी के अंदर बहुत सारी रिसर्च वगैरह करते आए हैं, जिसकी वजह से वो एक प्ले भी लिख चुके हैं फ़िलासफ़ी के ऊपर, और इसी प्ले के साथ साथ वो एक अफ़साना लिख चुके हैं जिसका नाम चार दीवारी है। इन्हीं सब एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स के अलावा इस वक्त वो यूसीपी के अंदर 3.98 सीजीपीए को सिक्योर कर रहे हैं। तो आज हम साथ से बात करेंगे कि उनकी जो ब्लॉगिंग की जर्नी है जो वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर करते हैं, उनकी जो फ़िलासफ़ी की जर्नी है, उनकी जो हिस्ट्री की जर्नी है, उनकी जो लिटरेचर की जर्नी है जिसके अंदर फ़ारसी, इंग्लिश, उर्दू सारे लिटरेचर्स आते हैं, और तो इसी के साथ साथ जो वो अपनी एजुकेशन को लेके चलते हैं, वो इन सब चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज करते हैं और इनका जो ये शौक़ है वो सब कुछ स्टार्ट कहाँ से हुआ था। सो लेट्स मीट साद साबरी एंड हम उससे बात करते हैं कि हाउ एंड व्हाई डिड इट ऑल स्टार्ट, और ये जो उनका पूरा का पूरा जो इनकी जर्नी रही है वो कैसी जर्नी रही है। अगर हम इनको फॉलो करना चाहते हैं तो हमें भी किन जगहों से स्टार्ट करना है, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप इज यूजुअली द हार्डेस्ट वन। सो कम लेट्स मीट मिस्टर साद। अस्सलाम वालेकुम साद, वालेकुम क्या हाल है अस्सलाम, आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। साद, सबसे पहले तो अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताएं। आप इस वक्त कोई बुक वगैरह पढ़ रहे हैं? जैसे कौन सी बुक है और मैं आप फ़लसफ़ा मगरिब की तारीख़ है, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी, उसकी अच्छा सो ट्रांसलेशन है बर्ट्रांड रसेल की। अच्छा सो मतलब ये मोर लाइक हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है या फिलोसफी के ऊपर नहीं, बेस्ड है? फ़िलॉसफ़ी की हिस्ट्री है कि स्टार्ट किस तरह हुई थी और मतलब किन-किन फ़ेजेज़ से गुज़री और अब मॉडर्न फ़िलॉसफ़ी क्या है, तो उसके ऊपर बेस करती है सारी। राइट, सो लाइक स्टार्ट की बात हुई रही है तो आपका ये जो शौक फिलोसफी के ऊपर है ये यूजुअली लोगों को नहीं होता। यूजुअली क्या होता है, हम लोग लाइक ज़्यादातर अपने कोर्स की बुक्स से या अपने नॉवेल्स वगैरह तक हम लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग इससे आगे मजीद फिलोसफी के अंदर या लिटरेचर के अंदर नहीं जाते हैं। तो आपका जो पूरा का पूरा शौक है ये बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सो वेयर डज द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम? मेरी फ़िलॉसफ़ी की हिस्ट्री जो स्टार्ट हुई थी वो हिस्ट्री पढ़ने से स्टार्ट हुई थी और तारीख़ होती है। जब आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें आपको पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ीज़ मिलती है। तो इसी तरह जैसे मैं वर्ल्ड वार 2 की स्टडी कर रहा था तो उसमें मुझे मुसोलिनी और हिटलर की नाज़िज़्म और फ़ाशिज़्म की फ़िलॉसफ़ी मिली थी। तो ये एक टाइप है फ़िलॉसफ़ी की, पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी। और इसके बाद मैं मॉरल फ़िलॉसफ़ी, मेटाफ़िज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी इन चीज़ों के अंदर आया तो इसका शौक डेवलप हुआ ऐसा-ऐसा। राइट, और लाइक आप वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं या पाकिस्तान की हिस्ट्री के नहीं, ऊपर? मैं टोटल मेडिवल हिस्ट्री जो है वो मेरी ज़्यादा फेवरेट है, जो पुराने अदवार में जंग होती थी जिसमें तीर कमान और शमशीर का इस्तेमाल होता था, वो ज़्यादा फेवरेट है। क्योंकि आज के दौर में अगर हम जंग अजीम अगर 100 मानी है तो उसमें कहते हैं एक न्यूक्लियर अटैक होगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेकिन जो पुरानी हिस्ट्री थी उसमें पूरी स्ट्रेटजीज होती थी, जैसे ग्रीक का देख ले, ट्रोजन हॉर्स की स्ट्रेटजी थी, तो वो पूरा एक सीक्वेंस के साथ चले तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है उसको। राइट, सो लाइक अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की भी थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, लाइक ऑल द पार्टीशन जो वहाँ से लेके शुरू हुई थी। तो आपका क्या व्यू है अबाउट ऑल द पार्टीशन जो पाकिस्तान और इंडिया के इतने दौरान जो भी हिस्ट्री है, उसके बारे में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि थोड़ी सी हमें फैब्रिकेटेड हिस्ट्री मिलती है। जो मुताले पाकिस्तान हमें अपने करिकुलम में पढ़ाया जाता है, सिलेबस में पढ़ाया जाता है, दैट इज़ नॉट द एक्चुअल हिस्ट्री। वो बेसिकली एक पैट्रियोटिज्म का फैक्टर डालने के लिए बच्चों में चाइल्डहुड से, तो इस तरह दिखाया जाता है कि सारे जो मुसलमान थे लीडर वो सारे हीरो थे। लेकिन अगर हम एक्चुअल हिस्ट्री देखें, आप के अजीज़ की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री अगर वो पढ़े तो हमें चीज़ देखने को मिलती है जो हमें एक्चुअल हिस्ट्री दिखाई नहीं जाती और फैब्रिकेटेड हिस्ट्री सारी है।
लेकिन वो बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं होती, लाइक अगर आप बच्चों को शुरू से बताएँगे कि यार नहीं, पाकिस्तान मुसलमानों ने भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ज़्यादती की हुई है, उन्होंने भी बहुत सारे कत्ल किए हुए हैं, तो एक बच्चे को उसका मनफ़ी असर नहीं होता, तो आपको नहीं लगता कि ये ज़रूरी है? क्योंकि जो बच्चे का माइंडसेट होता है वो तो आखिरकार एक बच्चों वाला ही होता है ना। तो बच्चे को पढ़ाए ना, ये तो यूनिवर्सिटी लेवल तक ये पढ़ाते हैं। अच्छा हाँ, वो बिल्कुल एक मसला होता है। फिर एक और बहुत सारी बात होती है कि लाइक जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करता है एक मुल्क। तो उसके ऊपर बहुत सारी हम लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज भी देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियंस देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सेकुलर स्टेट बनी थी, कुछ लोग कहते हैं इस्लामिक स्टेट बनी थी, क्योंकि लाइक कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज कायद आज़म तो खुद 1948 के बाद चल बसे थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके बारे में आपने क्योंकि इतनी सारी बुक्स भी पढ़ी हैं, तो आपका क्या ओपिनियन फॉर्म हुआ है? लाइक जो आप कह रहे हैं कि जो आपके पास एक बिल्कुल एक प्योर हिस्ट्री है, उस वो क्या कहती है अबाउट दिस? मेरा तो ख्याल यही है कि कायद आज़म की जो आज़ादी से 3 दिन पहले की भी स्पीच थी 11 अगस्त 1947 की, उसके अंदर भी उन्होंने कहा था कि आप आज़ाद है, और अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर में जा सकते हैं, अगर आप ईसाई है तो गिरजा में जा सकते हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो मस्जिद में जा सकते हैं। तो डेट इज़ प्योरली द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेक्युलर स्टेट, जहाँ होती है कि कौम सबकी और मज़हब अपना अपना। लेकिन जैसे हम आज़ादी के बाद आते हैं, 1948 में कायद आज़म का इंतकाल हो गया। उसके बाद 1950 में लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और उसके बाद 1956 के अंदर आकर पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक का दर्जा मिला था। उससे पहले पाकिस्तान में जस्टिस कॉर्नेलियस जो क्रिश्चियन थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। जोगिंद्रा नाथ मंडल थे वो हिंदू थे, वो लॉ मिनिस्टर थे। लेकिन जैसे ये 56 का आइन पास हुआ तो उसके बाद उन्होंने एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन कर दी कि जो भी मिनिस्टर्स हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, उसका मुसलमान होना जरूरी है। इवन के जोगिंद्रा नाथ मंडल जो थे वो जब लॉ मिनिस्टर थे, और जब ये 56 का आइन पास हुआ तो उसके बाद वो एक कह के चले गए कि मैं टूर पे इंडिया वापस जा रहा हूँ, और वो कभी वापस नहीं आए। तो उन्होंने उस दौर के अंदर एक खत लिखा था जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली 2015 के बाद शाया किया, और उसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जो कायद का पर्सपेक्टिव था पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि वो उनके रफीक उनके साथ काम करते थे, तो सेक्युलर था, लेकिन ये मुल्लाओं ने आके इसको एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के अंदर ला के सारा इसको खत्म कर दिया। नहीं, लेकिन अगर हम लोग 1940s में जाते हैं जहाँ पे पाकिस्तान बना था, तो जो नाम पाकिस्तान है इसका बेसिकली मतलब है द लैंड ऑफ प्योर जी पीपल, जी जी। राइट? पाक और स्तान से निकला था। तो अगर तो हम लोग ये बात मानते हैं कि सेक्युलर स्टेट के लिए ही बना था, तो फिर इसका जो नाम है वो इस तरह का क्यों रखा गया था जो कि एक इस्लामिक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, पाकिस्तान जो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था वो रिलीजन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, जितने भी दुनिया में ओवरऑल लोग पाए जाते हैं, वो रिलीजन सेंसिटिव होते हैं। अगर पाकिस्तान को क्रिएट करना तो हमें रिलीजन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना पड़ा उनको, इस्लाम का, कि आप इस्लाम के नाम पर इकट्ठे हो जाए तो हम एक सेपरेट स्टेट बना लेते हैं। आप मुझे एक सिंपल सी बात एक की जाती है कि अगर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था तो दो पाकिस्तान बने, एक ईस्ट एक वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन बाद में जो डिवाइड हुआ एक कल्चरल और लैंग्वेज के डिफरेंसेस के बेस पे हुआ। तो अगर इस्लाम के नाम पे बना था तो कभी डिवाइड ही नहीं होता, फेडरेशन बनी थी। तो ये जो है इस्लाम को एक एज अ प्लेटफॉर्म यूज किया गया ताकि तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाए, और बाद में फिर अपनी उन्होंने कल्चरल बेसिस पे उसको डिवाइड कर दिया। नहीं, तो मतलब आप क्या ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान एक सेक्युलर स्टेट के ऊपर बना था, लेकिन अच्छा हुआ कि इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट कर दिया गया, या फिर इसको सेक्युलर स्टेट ही रहने देना चाहिए था? देखिए, जब भी आप किसी भी कंट्री को रिलीजियस स्टेट की तरफ लेके जाए, जैसे टर्की जो थी वो ऑटोमन एम्पायर में रिलीजियस थी, लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आया था तो टर्की एक ऐसी वाहिद स्टेट है जो 90% मुस्लिम है लेकिन एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है। अब इंडिया भी जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलर स्टेट है, लेकिन जब भी कोई कंट्री रिलीजियस किसी सेंटिमेंट को फॉलो करती है तो उसका मसला ये होता है कि उसमें मजहबी इंतहा पसंदी और एक्सट्रीमिज्म के इश्यूज आते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर देखें तो सिंध के अंदर फोर्स्ड कन्वर्जन का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, कि सिंध के अंदर हिंदू ज्यादा पाए जाते हैं तो वो कहते हैं कि इनको फोर्सफुली मुसलमान करना है। इंडिया के अंदर आप देख ले कि वो मुसलमानों पर तशद्दुद करते हैं, चाइना के अंदर मुसलमानों पर तशद्दुद करते हैं। तो अगर सेक्युलर एक स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती, और उसकी वजह से फिर ये होता है कि मजहबी इंतजा पसंदी का फैक्टर आ जाता है, और अगर सेक्युलर स्टेट एग्जिस्ट करती है तो फिर वही फलसफा आया था कि कौम सबकी और मजहब अपना अपना। अच्छा साहब, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो मैं आपको ट्रिब्यून का एक रेफरेंस देना चाहूँगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि 1943 के अंदर 1943 के अंदर 1944 के अंदर जो कायद आज़म के जब उनके जो हुए थे जलसे हुए थे, उसके अंदर कायद आज़म ने एक बात कही थी कि यूजली होता है कि जो रिलीजन होता है उसके ऊपर ज़्यादा लोग जो है ना वो बातचीत करना पसंद नहीं करते, लेकिन जो हमारे डेमोक्रेसी का जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी इस्लाम से ही बनता है। तो क्या हम इस बात से इस तरफ डायरेक्शन नहीं जाती कि आपका जो मुल्क है वो बेसिकली इस्लाम के ऊपर ही बेस होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा डेमोक्रेसी के सपोर्ट में रहे हैं जो आप कायद आज़म थे। लेकिन वो ये बात करते थे कि इस्लाम है वो डेमोक्रेसी की बेसिस बनता है। तो क्या कायद आज़म भी एक इस्लामिक आइडियोलॉजी के फेवर में नहीं है? सबसे पहली बात जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, अगर हम देखें तो हम फिलोसफी के अंदर मिलता है
और जो एरिस्टोटल था वो बड़ा कॉन्डेम करता था डेमोक्रेसी को, लेकिन ग्रीक हिस्टोरियंस और फिलोसोफर ने डेमोक्रेसी को concept दिया था, और इस्लाम के अंदर जो कॉन्सेप्ट मिलता है ना वो खिलाफत का मिलता है। तो डेमोक्रेसी बेसिकली एक वेस्टर्न थॉट है, इसमें जो सॉवरन होता है वो आवाम होती है, या सॉवरन होता है जो लीडर होता है। लेकिन जब कायद-ए-आज़म ने डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट देना था, तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, और जो हमारे पास ओहदा है प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, वो एक मुकद्दस अमानत के तौर पर उसको दिया गया, ठीक है। तो पहली जो बात है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हमें इस्लाम से नहीं मिलता, हमें वेस्टर्न थॉट से मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात जो आपने की है, एक हमें ऊपर से ये शो करवाया जा रहा था कि हम एक इस्लामी रियासत को तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन अगर हम अंदर वाली बात देखें तो दैट वाज मेंट टू बी अ सेक्युलर स्टेट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिलीजियस सेंसिटिव पीपल है, तो हमने उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना था। अगर हम इस्लाम का रेफरेंस ना देते उस वक्त में, तो कोई इकट्ठा ना होता, इतने मैस में इकट्ठा ना होता, और इतनी कुर्बानियां ना देता, क्योंकि लोग सिर्फ मजहब के नाम पे कुर्बानियां देते हैं, मुल्क के नाम पे कम देते हैं। लाइक कुर्बानी की बात हुई है, तो जो पूरा पार्टीशन का है, आपने कहा है कि ज़्यादातर हमें जो पढ़ाई जाती है हिस्ट्री वो ठीक नहीं है, तो एक्चुअली जो आपने जिन बुक से पढ़ा है वो क्या कहते हैं पार्टीशन के बारे में, कि बेसिकली एक्चुअली हुआ क्या था पार्टीशन? देखिए, हम तो ये सुनते आए बचपन से, अपने माँ बाप से भी ये सुने कि सिखों ने जो है वो बड़ा जुल्म किया था, और ट्रेन में जब आते थे तो मैस मर्डर होता था। लेकिन अगर आप मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से देखें, तो पाकिस्तान में कई एक्सट्रीमिस्ट इस तरह के इलाके थे कि जहाँ एंट्री के ऊपर उनसे कलमा सुना जाता था मुसलमानों से, मतलब जो भी अंदर आता था पार्टीशन करके, और अगर वो कलमा नहीं सुनाते थे, उनका कहना कर दिया जाता था कि आप हमारे इलाके को नापाक ना करें, सिर्फ इधर मुसलमान रिसाइड करेंगे। तो ये पर्सपेक्टिव से हमें आगाह नहीं किया जाता। राइट। और जो मतलब ये जितने भी बुक्स हैं, ये क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि ये वाली जो बुक है इसमें जो लिखी हुई हिस्ट्री वो ठीक लिखी हुई है, इसमें जो लिखी हुई है वो गलत लिखी हुई है? जब जो के अजीज की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वो पाकिस्तान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन तक रिसाई थी उस बंदे की, क्योंकि वो अंदर का बंदा था। तो जो डॉक्यूमेंटेशन जो हमें ऑफिशियली पब्लिक नहीं किए गए, और जो सीक्रेट रखे गए, उसकी उधर तक रिसाई थी, तो उधर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके लिखी गई है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। राइट, मौसम अच्छा था, थोड़ी सी वॉक करते हैं। अच्छा, लेकिन एक कोई क्राइटेरिया होता है, लाइक आपने एक बुक का तो नाम ले लिया, मतलब लाइक उस बुक के अंदर हर बात को तो आई थिंक टच नहीं किया हुआ होगा, तो मतलब और भी कुछ रिसोर्सेज होंगे, तो बेसिकली एक क्राइटेरिया क्या है आपको ये देखने के लिए कि अच्छा यार ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक अच्छी है, ये वाली जो बुक है, ये वाली बुक सही है, ये वाली बुक सही नहीं है, तो वो जो एक क्राइटेरिया होता है वो आप कैसे डिफाइन करते हैं? लाइक आप कोई भी नई बुक पढ़ते हैं, तो आप किन चीज़ों को देख के बाद डिसाइड करते हैं कि यार ये जो बुक इसमें जो लिखा है वो ठीक लिखा हुआ है, इसमें तो है वो थोड़ा बायस है? यार, मेरे ख्याल में जो एक होता है ना ओपिनियन, जो हमें हकीकत में मिलता है, वो बहुत कम मिलता है। जो मैथ्स में चीज़ें लिखी गई होती है, वो ज़्यादातर झूठ के ऊपर बेस करती है, मिथोलॉजी के ऊपर बेस करती है। जैसे अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर बात भी करें, तो मैथ्स में जो किताबें लिखी गई है वो पाकिस्तान के सपोर्ट में लिखी गई है, मुसलमानों के सपोर्ट में लिखी गई है कि वो बहुत हीरोज थे, तो ये तो वो। लेकिन जो कुछ किताबें जैसे इसका जिक्र किया, या कायद-ए-आज़म की बायोग्राफी हमारे पास स्टैनली वेलपोर्ट की, उसके अंदर भी कायद-ए-आज़म को एक इंसान के तौर पे दिखाया गया, मुस्लिम लीडर के तौर पे दिखाया गया है, एक ह्यूमन लीडर के तौर पे दिखाया गया है। तो दूसरी बात ये है कि आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि आप एक ऐसा पर्सपेक्टिव खुद डेवलप करना चाहते हैं अपनी कंट्री के बारे में। तो जो तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे बाप दादा ने कहा था कि नहीं, बहुत कुर्बानियाँ दी थी, हम इसी चीज़ के ऊपर रिलाई करेंगे, ये किताबें तो क्रेडिबल नहीं है, सब झूठ बोल रही है, तो फिर वो उसी चीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं, उसी के साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जो लोग हैं जो थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, थोड़ा लिबरलिज्म को अडॉप्ट करते हैं, और कुछ किताबें डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह को देखते हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाती है कि नहीं यार, ये जो चीज़ है ये जिस तरह दिखाई गई थी उस तरह एग्जिस्ट नहीं करती एक्चुअली मतलब में। लॉजिकली वो हाँ जी, लगता नहीं है। रैशनल थॉट्स के साथ जो पढ़ते हैं इस किताब को, उन चीज़ों को, तो फिर उनको थोड़ी थोड़ी उनकी नरिशमेंट आने लग जाती है सोच के राइट। और अंदर। लाइक जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो ब्लॉगिंग भी आप हिस्ट्री के बारे में ही करते हैं, या वो उसमें आप डाइवर्स मेरी स्ट्रीम्स को चूज उसमें करते काफ़ी हैं? डाइवर्सिटी है, क्योंकि बेसिकली मैंने एक बुक ब्लॉगिंग के तौर पे इस्तेमाल की, जहाँ मैं किताबों के रिव्यूज़ पोस्ट करता था, और फिर उधर से हिस्ट्री और फिलोसफी में शिफ्टेड है। और ज़्यादा जो कंटेंट पसंद किया जाता है मेरे ब्लॉग पे, वो मेरे उर्दू के राइटअप्स है जो मैं करता हूँ उसके ऊपर। राइट, तो एक स्टेप पीछे चलूँ तो ब्लॉगिंग की जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? यार, ब्लॉगिंग की जर्नी जब कोरोना के टाइम से, और मुझे अभी भी याद है कि 4 जनवरी 2021 को मैंने अपना ब्लॉग बनाया था, और उसमें मेरा यही था कि मैं जो मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है उसको मैं एक स्मॉल लेवल पे शेयर करना शुरू करूं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी मेरे 850 फॉलोअर्स है, तो आहिस्ता आहिस्ता फॉलोअर्स में इंक्रीज है, और काफ़ी एंगेजिंग और सपोर्टिंग है। तो मैंने जो किताबें पढ़ना भी शुरू की थी वो बेसिकली फैंटेसी, हैरी पॉटर से शुरू की थी, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी शिफ्ट आया। फैंटेसी से मैं साइंस फिक्शन में गया, फिर हिस्ट्री में, फिर फिलोसफी में, और उर्दू लिटरेचर के अंदर और शायरी के अंदर अभी
राइट। और आप जो ब्लॉगिंग करते हैं वो आप इंस्टाग्राम के ऊपर करते हैं, जी जो जी। कि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, क्योंकि यूजुअली हम लोग देखते हैं लोग ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट के ऊपर या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसकी खास वजह क्या है? यार अगर मैं ब्लॉग स्पॉट पे स्टार्ट करता तो मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं थी, ठीक है। अगर आप वेबसाइट हम्म। पे स्टार्ट करते उससे पहले आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए जो उस वेबसाइट को विजिट करे। तो सबसे पहले मैंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया इंस्टाग्राम के ऊपर। हम्म। मैंने अपने जो पर्सनल दोस्त थे उनको इनवाइट किया कि यार ये मैंने मतलब अपना नॉलेज शेयर करने की जर्नी है मेरी, तो आप इसमें मुझे सपोर्ट करें। और इसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ होता गया। और जब ये एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगा जहाँ मुझे ज़रूरत पेश आएगी नहीं यार आई शुड शिफ्ट इट टू वेबसाइट, तो मैं ज़रूर करूँगा इसको। राइट। और लाइक जब हम लोग ट्विटर की बात करते हैं, ट्विटर में ज़्यादातर बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग भी होते हैं, लाइक उसके अंदर डिफरेंट ट्वीट्स भी चल रही होती हैं, रिलीजन की ट्वीट्स चल रही है, किसी भी बात की वजह ट्वीट्स चल रही है, तो लाइक उस पर भी आपका कुछ रुझान है, उस पर भी आपके कोई लाइक डोमिनियन है आपका ट्विटर मेरा के ऊपर? ट्विटर पे अकाउंट है लेकिन वो पर्सनल अकाउंट है। और बेसिकली जब आप मैं जैसे ब्लॉग क्रिएट किया हुआ है हम्म। तो उसमें आपको अपनी ऑडियंस का ख्याल भी रखना पड़ता है कि आप अपनी कंट्रोवर्शियल थॉट्स को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म। वो एक मैस आपको हेट मिलता है उसके ऊपर। तो ट्विटर का अकाउंट मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है क्योंकि उधर मेरे फॉलोअर्स काफ़ी कम है। तो किसी भी मैंने कंट्रोवर्शियल और रॉ थॉट को मैंने शेयर करना हो तो मैं उसी पे कर देता हूँ फिर, लेकिन वो पर्सनल है, वो ब्लॉग नहीं है मेरा। राइट। और लाइक अभी आपने जो ये वाली बात की है कंट्रोवर्शियल थॉट्स की, तो मैं यहीं से एक और सवाल निकालना चाहूँगा कि आप जिस अपने आप को एक एज ए लिबरल थिंकर कहते हैं, जी जी। तो यूजली होता है कि पाकिस्तान में आप कोई भी एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, जैसे आपने अभी बात की कि पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट बनना था, तो उस पर ना हमारी जो, क्योंकि जैसे आपने बात की थोड़े इमोशनल लोग हैं हम, तो बहुत जल्दी उस पर हाइपर होकर बहुत जल्दी उसको क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं, तो आपको भी कभी ऐसा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था? मैंने ब्लॉग के ऊपर बस जब बायो में लिखा था ना कि मैंने बेसिकली मेरा ब्लॉग पे पहले बायो चेंज था। फिर हम्म। मैंने एक दिन रात को बैठे बैठे बायो बनाया, उसमें मैंने लिखा था कि प्रोपोनेंट ऑफ लिबरलिज्म एंड पेसिमिज्म। तो उसके बाद मेरे स्टोरी पे रिप्लाईज आए थे कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। हाँ। तो मैंने कहा भाई ये मेरा पर्सनल आइडियोलॉजी, आप इसको मेरे ऊपर छोड़ दे। और बाकी अगर लिबरलिज्म से रिलेटेड देखें तो मैंने इतनी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ अब आज तक पोस्ट नहीं की। हम्म। एक मैंने चीज़ पोस्ट की थी, एक तहरीर थी मेरी मजहबी टोपी, और वो इसी के ऊपर थी जो मुसलमानों ने मजालिम किए थे थ्रू द इंडिपेंडेंस हिंदुओं के ऊपर। तो उस पर मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिला था कि आपने मजहबी इंतज़ाम पसंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो वो अच्छा रिस्पांस था। लाइक वाई पेसिमिज्म? पेसिमिज्म आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस देखे हैं कि बचपन से लेकर अब तक के जिनकी बिना पर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं यार नेगेटिव थिंकिंग के साथ ज़िंदगी गुजारने की इसमें कोई खुशी है नहीं। और फिर पेसिमिज्म से जब मैंने नीत्शे को पढ़ना शुरू किया जो वन ऑफ माय फेवरेट फिलोसोफर्स है, तो उसकी जो फिलोसॉफिकल थॉट है वो नाहिलिज्म है। और वो भी इसी चीज़ के ऊपर बेस करती है कि लाइफ इज़ मीनिंगलेस, तो इसलिए मैं अपने आप को पेसिमिस्ट कहता हूँ। अच्छा, लेकिन यूजुअली लोग ये देखते हैं कि लोग ना ऑप्टिमिस्टिक होने पे ज़्यादा फ़ख्र करते हैं, हम्म। कि लाइक हम लोग पॉजिटिव थिंकर्स हैं, हम लोग आए हैं एक वर्ल्ड में चेंज क्रिएट करने के लिए, और जब भी एक चेंज आना तो चेंज हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक थॉट से हम्म। जनरेट होता है। तो आपके भी जैसे बिल्कुल डिफरेंट, आप कहते हैं अगर हमें कोई भी एक चेंज लेके आना है तो वो पेसिमिज्म से आता है? नहीं, मैं इस तरह तो नहीं कहता, मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैं अपने पेसिमिस्ट होने पे प्राउड हूँ। ये अच्छा। अंदर से सारों को होता है कि यार हम पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ को हम लीड हम्म। करें। हम्म। लेकिन जब आपके ज़िंदगी के हालात जो हो वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ना जाने दे रहे, तो आपको फिर इसी के साथ अडैप्ट करना पड़ता है अपने आप को। तो हम्म। इसलिए बस पेसिमिज्म को अडैप्ट किया हुआ है और इसी के तर्ज अमल। अच्छा, लेकिन आपने अभी बात की कि आप लाइक काफ़ी ज़्यादा लिबरल चीज़ करने, लेकिन दूसरी तरफ आपने बात की कि आप ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पोस्ट नहीं करते, तो एक जो लिबरल थिंकर है उसको तो इसका डर नहीं होना चाहिए कि कंट्रोवर्शियल बात जाएगी या नहीं जाएगी, तो वो एक जो आपके खास एक फ़िल्टर लगा रहा है कि हमेशा से मैंने कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करनी, उसकी क्या वजह थी? नहीं, अभी देखें ना क्योंकि मुझे ये फ़िलॉसफ़ी पढ़ने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं लिबरलिज़्म को अडॉप्ट करूँगा, तो मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। क्योंकि आई अच्छा। एम न्यू टू दिस, तो अभी मैं थोड़ा डर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब आगे जाऊँगा तो आई विल नॉट बी अफ्रेड टू डू दैट। हाँ, क्योंकि हम लोग अगर फ़िलॉसफ़ी में कोई एक भी कॉमन देखें, ये देखें कि जितने भी फ़िलॉसफ़र थे जो भी आजकल मशहूर हैं, उन सब ने बाकी जो उनकी पूरी एक कौम थी उससे बहुत डिफरेंट उनके हाँ व्यूज़ जी, होते थे, बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए वो जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी होते थे। बिल्कुल ऐसे ही। अब आपकी जो पूरी की पूरी ब्लॉगिंग की जर्नी है, वो अब आप एम करते हैं कि आपने इसको आगे जाके वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट वगैरह करना जी, है, जी। कुछ करना है, या आप इसको स्प्रेड करने का सोच रहे हैं? जी, जी, बिल्कुल। ये अभी इंस्टाग्राम के ऊपर मैं अभी करंटली वर्क कर रहा हूँ, आपको पता है। हुँ। और उसके बाद जैसे ऑडियंस इंक्रीज़ होगी, तो हमारा इरादा है कि हम फ़िलॉसफ़ी को ज़्यादा प्रमोट करें, तो उसके लिए लाइव सेशंस मुनक्किद किया जाए हुँ। ज़ूम या गूगल मीट्स के ऊपर। और इस तरह एक बेसिकली मैं इसको एक सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज बनाना चाहता हूँ बेसिकली, कि क्योंकि अभी भी मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, डीएम्स हुँ। आते हैं कि साथ भी आपकी वजह से मैंने फ़िलॉसफ़ी को पढ़ना शुरू कर दिया है, हुँ। या मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया, मेरी रीडिंग का टेस्ट डिफरेंट हो गया है।
तो उस तरह की चीज़ें सुन के बड़ा अच्छा लगता है और मैं चाहता हूँ ये मैथ्स के अंदर चेंज है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे 90% जो लोग हैं वो अपनी करिकुलम के अलावा किताबें पढ़ते नहीं हैं, दैट इज ट्रू। और 10% जो पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि उनको इंजॉयमेंट चाहिए। इसमें से बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है जो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए पढ़ती है, और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि अगर इधर कोई क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा हो तो उसको कहते हैं कि इसका दीन ईमान कमज़ोर हो गया। दैट इज ट्रू। तो ये भी एक चीज़ है, तो लोग इस चीज़ को करने से डरते भी है, और उनके पेरेंट्स भी डरते हैं कि जैसे लड़कियों के लिए ये फ्रेज इस्तेमाल की जाती है मिसोजिनी के ऊपर कि तू चार जमाता की पढ़ी, तेरा दिमाग ही खराब हो गया, कि जब वो थोड़ी लिबरल बातें करती है। तो मेरा यही है कि मैं लोगों को एक स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज के ऊपर लाऊं कि भाई इससे बाहर भी दुनिया, आप इस तरह भी सोच सकते हैं, रैशनल थॉट की तरफ लाओ। आप जो अपने बाउंड है खानदान की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, कि आपने स्पेस से बाहर नहीं सोचना, तो आपको उसके ऊपर भी सोचना चाहिए। राइट। और लाइक जितनी भी राइटिंग होती है, ब्लॉगिंग होती है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है कि रोज़ आपने कुछ ना कुछ लिखना होता है। काफ़ी डेडिकेशन भी चाहिए होती है क्योंकि आपने रोज़ 2-2 3 दिन पेजेस लिखने होते हैं, मुसलसल आप एक थॉट प्रोसेस के अंदर होते हो। आपका फोकस, आपका टेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। तो उसको आप कैसे मेंटेन रखते हैं? उसके लिए कोई लाइक खास आप डाइट करते हैं या फिर आपका जो टेंशन स्पैन या फोकस है वो आपको इतना अच्छा कैसे? यूजुअली क्या होता है, हम लोग एक ब्लॉग लिखने बैठते हैं, हम लोग लैपटॉप खोलेंगे, 2 लाइनें लेके हम लोग थक जाएंगे। तो वो कंसिस्टेंसी कहाँ से आती यार देखो, मेरा कोई इस तरह का प्रोसेस नहीं है कि मैं मोमबत्ती जला के कलम पकड़ के बैठूँ तो मुझे थॉट्स है? आएगी। मुझे अजीब अजीब मौके पर आएगी, मैं बाइक चला रहा होगा तो कि थॉट आ गई, मैं क्लासरूम में बैठा हुआ कि थॉट आ गई। तो फिर मैं ये करता हूँ कि मैं उसको अपने जहन में क्रिएट करी जाता हूँ। मैं कभी भी जो कोई तहरीर है या स्टोरी है वो उससे पहले नहीं लिखता जब वो जब तक वो मेरे जहन में कम्प्लीटली कंप्लीट ना हो गई हो, ठीक है। जब वो कम्प्लीटली फर्निश्ड हुई थी मेरे जहन के अंदर, उसके बाद मैं उसको पेन डाउन इन वन गो करता हूँ। वन गो में उसको पेन डाउन किया और उसके बाद वो खत्म, बस। अच्छा, मेरे क्लास में बैठे-बैठे मुझे कोई ख़्याल है, मैं उसके बारे में उसको पूरा बनाना शुरू करूँ तो मेरा क्लास से तो फ़ोकस हट जाता है। हाँ तो जी। आपका जीपीए भी माशाल्लाह अभी तक 3.98 चल रहा है। हाँ जी। तो दोनों चीज़ों को मैनेज कैसे करते हैं साथ? मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो बेसिकली आपको एकेडमिक्स में भी हेल्प करती है, दैट इज़ द रीज़न कि आपका मतलब ऑलमोस्ट 4 सीजीपीए है। यार, जब आप क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ आते हो तो आपका जो दिमाग है वो बड़ा अच्छे तरीके से प्रोसेस करना शुरू कर देता है और आपका दिमाग बेसिकली तेज हो जाता है, ठीक है। जब आप एक कॉमन जाविये से हट के चीज़ों को सोचते हैं तो आप, अब देखिए मेरा ना जो सीजी पे इसका कमाल एक ये है कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एक भी क्लास नहीं छोड़ी थी, ठीक है। लोग इस तरह करते क्लासेस को बंक कर लेते, कैफेटेरिया चले गए, ये वो। मेरी जीरो एब्सेंट थी हर सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो एक तो मुझे ये एडवांटेज मिला था कि टीचर जो भी गाइड कर देते कि फाइनल में ये आएगा तो वो आएगा, वो मुझे सारा पता कि ये आना है। अब जिन्होंने क्लासेस छोड़ी होती उनको पता नहीं होता, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्लास के दौरान अगर मैं किसी और चीज़ की तरफ चला भी गया हूँ तो टीचर को, आपको पता लग जाता है कि ये क्लास में मेंटली प्रेजेंट नहीं है। तो वो ऐसे मुझे इशारा पॉइंट करके कह देते कि भाई आप इधर मेंटली प्रेजेंट नहीं हो, इधर आ जाओ वापस। तो फिर बंदा उधर वापस चला जाता था। हाँ, सो लगेगा का फोकस काफ़ी जल्दी चेंज हो जाता है, हाँ जी, अटेंशन हाँ स्पैन जी, भी वो हाँ काफ़ी जी। जल्दी वापस आ जाता है। तो लाइक इसी थॉट्स के ऊपर बात करें तो आपने एक अफ़साना भी लिखा है चार दीवारी, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताएँ? ये भी आइडिया क्लासरूम में बैठे-बैठे ही आया था, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये वाला यार, सीन? चार दीवारी का जो आइडिया था वो बेसिकली तब आया था जब मुझे खुद ट्रिप पे जाने से मना कर दिया गया था घर वालों की तरफ से। अच्छा, तो ट्रिप पे बेस्ड है। हाँ, ट्रिप पे बेस्ड है, बिल्कुल। सो लाइक व्हाट्स द स्टोरी अबाउट? अच्छा, इस ये ना फिलोसॉफिकल बेस्ड अफसाना है जो दो फिलोसॉफिकल स्कूल्स को करते हैं, एक ऑप्टिमिज्म और एक पेसिमिज्म को, ठीक है। इसके दो मेन किरदार है, एक जाहिद है, एक हादी है। अब जो जाहिद है वो बेसिकली मैं ही हूँ, मतलब मैंने अपने आप को पोर्ट्रे किया एक फिक्शनल कैरेक्टर के अंदर। जो जाहिद है वो पेसिमिस्ट है और जो हादी है उसकी बहन है वो एक ऑप्टिमिस्ट है। अब होता यही है कि वो 12th क्लास के अंदर होते हैं, तो उनके कॉलेज का आखिरी ज़िंदगी, आखिरी साल है कॉलेज की लाइफ का। तो उसमें उनके माँ बाप उनको जाने नहीं देते ट्रिप के ऊपर। तो जाहिद जो होता है वो बड़ा मायूस हो जाता है कि ये क्या बात हुई कि 12वीं क्लास थी, इसके बाद कॉलेज लाइफ खत्म हो ही नहीं है। मेरा दोस्त मजाक उड़ाते हैं, कहते तुम लड़की हो, घर में बैठे रहते हो, ट्रिप तो पे नहीं ये जाने वो देते। ट्रिप एंड जाने देते। तो जो हादिया होती है ऑन द अदर हैंड, वो मतलब वो एक नासिर काज़मी का शेर है कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम नगर जिंदगी पड़ी है अभी, वो उसको सुनाती है। तो जाहिद आगे से कहता है कि यूं दुबई जा रहा हूँ ख्वाहिश जैसे कह दे जवानी और है। तो बिल्कुल डिफरेंट फिलोसॉफिकल थॉट्स के ऊपर बेस करते हैं। तो आगे एक सीडी ये होता है कि जाहिद जो होता है वो अपनी बहन को चकमा देता है कि मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, मैंने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। तो उसकी बहन जो उसे बड़ी मोहब्बत से वो पैसे दे देती है। और एक दिन सुबह ये होता है कि उसको बहन को कोई आवाज़ आती है कि छुट्टी वाले दिन घर के बाहर के दरवाजे खुल रहे हैं। तो वो बाहर जाती है तो जाहिद निकल रहा होता है। वो तो पैसे उसने ट्रिप के लिए लिए? हाँ, वो पैसे तो उसकी बहन को नहीं पता होता। तो जब जाहिद निकल रहा होता है उसकी बहन से पूछती है कि किधर जा रहे हो। तो जाहिद कुछ बोलता है कि मैं वैसे ही बस जा रहा हूँ बाहर। तो पीछे से उसके दोस्तों की आवाज़ आई थी कि जाहिद जल्दी आओ, ट्रिप के लिए लेट हो जाएंगे।
तो उसकी बहन को तब पता लग जाता है, तो वो उसको रोकने की बेतहा कोशिश करती है, लेकिन वो जाहिद होता है फ्यूरियस होके और अपनी बहन को थप्पड़ मार देता है। और उसके बाद यही होता है कि वो बिल्कुल एक तरह से ना उम्मीद हो जाती है कि मतलब इतना अच्छा हमारा बॉन्ड था, तो उसने इतनी एक्सट्रीमिज्म पे चला के ने थप्पड़ मार दिया, तो वो बैक ऑफ कर जाती है। तो उसके बाद यही होता है कि वो जा रहा होता है अपने उधर बस के अंदर, ट्रिप के ऊपर जा रहा है सफ़र के अंदर। अब लकीली उसी दिन उनका 12th का रिजल्ट आना होता है। अब जो जाहिद है, मैंने आपको बताया जो हादिन को बड़ा अच्छा बॉन्ड है, तो वो हमेशा ये होता था कि वो अपना रिजल्ट इकट्ठा देखते थे, तो उसको बहन को दोबारा तरस आ जाता है। वो छत पे जाती है कि माँ बाप को पता न लगे, और जाहिद को कॉल करती है कि चलो तुमने जो किया सो किया, लेकिन हम रिजल्ट तो अपना इकट्ठा देखेंगे। तो वो उसकी बहन उसको कॉल करती है, तो वो जाहिद अभी मतलब कॉल पे होता है, तो वो सॉरी वगैरह भी नहीं करता, इसलिए उनकी हल्की सी बात ही चल रही होती है कि इतनी देर में ना उसको एक ज़ोरदार धमाकेदार आवाज़ आती है, और उसको लोहे की आवाज़ आती है कि वो खड़खड़ाया है। तो जाहिद का माइंड एकदम क्लिक करता है कि यार हमारा जो पिछला सहन है उसमें लोहा पड़ा हुआ है, उधर कुछ हुआ है। तो अब उसकी बहन का फ़ोन बंद हो जाता है एकदम। अब जाहिद जो है वो अपने कज़न को कॉल करते हैं, उसके साथ वाले घर में रहते, उसको कहते हैं कि फ़ौरन इधर आओ, घर के अंदर कुछ हुआ है, कोई मसला हुआ है। तो अब कज़न भी उसका कॉल पे होता है, जो और जब वो देखता है तो बेसिकली ये होता है कि उसका उनका जो ऊपर वाली छत होती है ना, उसका एक बनेरा जो पीछे से टूटा होता है। तो जो हादिया जाहिद को कॉल कर रही होती है, तो वो बैक ऐसे जा रही है और उसको पता है कि उसका पावर स्लिप हो जाता है उधर से, और नीचे एक सरियों का पूरा ढेर पड़ा होता है, उधर जाके गिर जाती है। ठीक है, तो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। अब कज़न आता है वो खून का पूरा सेन से धुला हुआ खून से, तो वो देखता है तो वो भी उसके हाथ से खून छूट जाता है, उसका खून भी बंद होता है। अब जाहिद फुल टेंशन में, ऊपर से इतनी टेंशन के साथ उसका दोस्त बैठा होता है, उसको उसका रिजल्ट बताया था जो उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही खराब आया होता है। सब कुछ एक साथ खराब। सब कुछ एक साथ खराब। अब इतनी चीजें क्यूमुलेट होने लग जाती है, तो जाहिद को अब समझ नहीं आती कि असल में हो क्या रहा है, क्योंकि उसको उधर भी समझ नहीं आती कि लोहे की आवाज में ये हुआ क्या है। तो उसका कजन भी फोन नहीं उठा रहा, उसके वो भी नहीं उठा रहा, इसका रिजल्ट गंदा आ गया है। फिर जाहिद के फोन की बैटरी एकदम खत्म हो जाती है, तो उसके फिर पापा की कॉल आती है उसके दोस्त के फोन पे, तो वो कहते हैं कि तेरी जो बहन है उसका इंतकाल हो गया, वो हॉस्पिटल तो आ जा। तो इस तरह का ना एक ये एंडिंग होती है। ठीक है, फिर उधर से जो इसकी बेसिकली एंडिंग है वो ये है कि जाहिद जो है वो गशी की हालत में चला जाता है, और उसको गैब से आवाज आती है। बेसिकली वो मालाकुल मौत को रेफरेंस दिया गया है कि जाहिद अब इस दुनिया की चार दीवारी को छोड़ने का वक्त हो जाता है, और उधर एंड हो जाता है। तो बेसिकली ये इसमें जो सबक दिया गया है ना, कि अपनी चार दीवारी को कॉन्सिक्वेंसेस विदाउट द परमिशन ऑफ पेरेंट्स बहुत बुरे हो सकते हैं, कि आपको दुनिया की चार दीवारी भी छोड़नी पड़ सकती है। अच्छा सर, आपकी जो ये अफसाना है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क स्टोरीज है, मतलब आपने अपने दोनों के दोनों मेन कैरेक्टर्स को ही मरवा दिया, तो मतलब ये किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है या फिर ये जो पूरी स्टोरी बेसिकली यार बेसिकली ना मैंने आपको बताया कि मुझे इजाज़त नहीं मिली ट्रिप पे जाने की, तो मैंने अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ रिलीफ देना था कि अगर मैं नहीं गया तो ये ठीक हुआ है मेरे साथ, और अगर मैं जाता तो ये हो जाता। तो इसे स्टोरी को डार्क रखा है अपने, बेसिकली मैंने अपनी रुदात लिखी है कि अगर मेरी असल में मेरी कोई बहन भी नहीं असली में, ठीक है, एक वो वाला फैक्टर ऐड कर दिया कि मेरी बहन है उसके अंदर, और मैंने अपने माँ बाप की बात नहीं मानी, तो मेरे साथ एंड पे इतना बुरा अंजाम हो, तो बेसिकली अपने आप को रिलीफ देने के लिए था बस। राइट है, ये जो दोनों के दोनों कैरेक्टर्स जो फिक्शनल ही हैं। फिक्शनल है, बिल्कुल फिक्शनल है। ठीक है। अच्छा, मेन लाइक आपकी ये जो पूरी चीज़ है ये भी कुछ फिलॉसफी के ऊपर ही बेस्ड है, जी तो फिलॉसफी के ऊपर ही मैं आता हूँ। बहुत ज़्यादा फिलॉसफिकल थ्योरी सुनते हैं, आपने निहिलिज्म का नाम लिया, उसके अलावा भी और बहुत सारी मोरालिटी के ऊपर, एथिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट फिलॉसफिकल थ्योरीज है। तो कोई ऐसी फिलॉसफिकल थ्योरी है जिसका आज तक कोई सोल्यूशन नहीं, जिसका आज तक कोई जवाब नहीं है? यार एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जो एजेस से चलता आ रहा है अरिस्टोटल के ज़माने से, और वो यही है कि जो टाइम है वो एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है यूनिवर्स का, या सिर्फ ह्यूमन कॉन्शियसनेस की कंस्ट्रक्शन है। अब इस पे बहुत से फिलोसफर के डिफरेंट जवाब है। जो एरिस्टोटल था उसका एक टाइम पैराडॉक्स उसको कहते हैं, वो कहते हैं कि टाइम जो है फ्लास्क के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक फ्लास्क का सेंटर वाला छोटा सा पोर्शन होता है नैरो सा, एक ऊपर चौड़ा होता है, एक नीचे चौड़ा होता है। तो वो कहते हैं जो ऊपर वाला पोर्शन है वो पास्ट है, नीचे वाला फ्यूचर है, और जो प्रेजेंट है बस वो नैरो वाला पोर्शन है। हमें नहीं पता पीछे से क्या आ रहा है, हमें नहीं पता आगे क्या होना है, बस ये इतना का पोर्शन हमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसमें एस्ट्रोफिजिक्स के फैक्टर के अंदर आ जाए, तो सबसे ज़्यादा काम आइंस्टाइन का है
टाइम के ऊपर जो उसने हम्म, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। हम्म, अब उसकी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो दो थी, एक 1905 में उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। हम्म, उसमें उसने कहा था कि जो टाइम है वो जो लाइट की जो स्पीड है वो टाइम को इन्फ्लुएंस करती है। हम्म, मगर जैसे कि आप आपकी अगर स्पीड तेज होगी तो टाइम स्लो डाउन कर देगा, ठीक है। हम्म, इसकी हमें मिसाल इंटरस्टेलर जो मूवी है हम्म, उसके अंदर भी मिलती है। बल्कि बेसिकली इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कि उन्होंने एक जो जहाज है हम्म, वो काफ़ी स्पीड से, आपको पता चलता है, ठीक है। उन्होंने ये किया था कि दो क्लॉक्स लिए थे और एक क्लॉक को अर्थ के ऊपर रखा था और एक क्लॉक को जहाज के अंदर ट्रेवल कराया था। और बाद में वो एटॉमिक क्लॉक था बेसिकली, जो एक बार बहुत माइन्यूट क्वांटिटी को भी जो है वो मेयर कर सकता है। तो हम्म, उसमें उन्होंने देखा था कि बाद में जब उनको डिफरेंस मेयर किया था तो 0.02 नैनो सेकंड्स का डिफरेंस था। हम्म, मतलब कि जो वो जहाज वाला क्लॉक है वो 0.02 नैनो सेकंड्स टाइम ट्रेवल किया था इन फ्यूचर के अंदर, ठीक है। एक ये थ्योरी है आइंस्टाइन की और एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो इस बात के ऊपर बेस करती है जो ग्रेविटी है वो टाइम को इन्फ्लुएंस करती है कि जैसे ग्रेविटी स्ट्रांग होती है जो टाइम जो है वो स्लो डाउन कर जाता है। अब इसकी मिसाल जो है वो हमें क्रिस्टोफर नॉलन की जो मूवी इंटरस्टेलर उसमें मिलती है कि जो ब्लैक होल होता है बेसिकली उसके नज़दीक ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो जो प्लेनेट होता है जिस पे वो जाते हैं वो ब्लैक होल के बहुत करीब होता है तो ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम्म, उसमें ये होता है कि उधर का जो 1 घंटा होता है वो अर्थ के 7 साल के बराबर होता है। अब इसमें जो रिलेटिव टाइम है ना वो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम एक स्पेसशिप में ट्रैवल कर रहे हैं जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रही है तो उनके लिए, लोगों के लिए टाइम स्लो डाउन नहीं करेगा, वो एक नॉर्मल टाइम चल रहा है। लेकिन अगर हम रिलेटिव टू द पीपल ऑफ अर्थ देखें तो वो टाइम स्लो डाउन कर जाएगा। तो ये आइंस्टाइन का इसके ऊपर फैक्टर है। तो ये एक मेरे ख्याल में ऐसा सवाल है जिसका कोई जवाब आज तक मिला नहीं है। और अगर हम मुस्लिम के अंदर देखें तो उस पर इमाम गजाली का भी काम है टाइम के ऊपर। और अगर इधर हम्म। देखें तो कार्ल सागन का है, नील डिग्रास टाइसन का है, स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन का काम है। राइट, आपने जो ब्लैक होल की बात की ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ब्लैक होल अपने कैसे हर चीज़ को जो है ना मतलब उसके अंदर ग्रेविटी ज़्यादा है तो ब्लैक होल के बारे में क्योंकि आपको काफ़ी नॉलेज है तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि बेसिकली ब्लैक होल क्या है वो उसकी जो एक यूनिकनेस है वो कहाँ से आती है? यार ब्लैक होल का ना कॉन्सेप्ट यही है कि एक जो स्टार होता है ना, ठीक है, हम्म, एक से सितारा जैसे सूरज है या कोई और भी बड़ा स्टार होता है, तो हम्म, उसके अंदर जो होते हैं वो हाइड्रोजन का फ्यूल होता है जो स्टार के ऊपर आउटवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रहा होता है, ठीक है। हम्म, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो बाहर से अंदर की तरफ फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है। तो ये दोनों जब इक्वलिब्रियम में रहे तो स्टार जो होता है स्टेबल रहता है, मतलब कि आउटवर्ड फोर्स और इनवर्ड फोर्स इक्वल है, ठीक है। हम्म, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होता है कि जैसे व्हीकल है उसका भी फ्यूल खत्म हो जाता है तो स्टार का विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो फ्यूल खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जब फ्यूल खत्म होता है तो ये होता है कि जो अंदर से बाहर जा रही होती है फोर्स हम्म, वो कम हो जाती है और जो बाहर से अंदर आ रही होती है वो ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह से ये होता है जो स्टार है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि जब भी किसी चीज का वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ती है उसका मास बढ़ जाता है, ठीक है। अब आप हिसाब लगा लीजिए एक स्पेस टाइम कर्व है जो फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। अब उस पर एक स्टार पड़ा हुआ है तो उसने एक हल्की सी कर्व बनाई हुई है। मतलब वो नीचे को बेंड हो हाँ जाता है। नीचे को थोड़ा हल्का सा बेंड हुआ भी वो हम्म, स्टार की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन सही। जैसे जैसे वो कंप्रेस होता जाएगा उसका मास इंक्रीज होता जाएगा तो वो बेंड ज्यादा होती जाएगी, पहले इतनी होगी फिर फुल अंदर तक चली जाएगी, ठीक है। तो उसका जो ओपनिंग पोर्शन होता है उसको कहते हैं इवेंट होराइजन और जिधर वो स्टार इतना सा एग्जिस्ट करता है उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। और ये बेसिकली पूरा ब्लैक होल होता है। और वो जो हम्म, इवेंट होराइजन है वो इतना उसकी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होती है कि उधर से जो है वो लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो ये ब्लैक होल हम्म। का कॉन्सेप्ट है। राइट, और लाइक ये जितनी भी आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो आपने यूट्यूब से ली है क्योंकि बुक्स में तो हमें ये सब कुछ पढ़ाया नहीं जाता तो ये सारी नॉलेज आपने कहाँ से हासिल की? इफ़ यू कैन नेम सम यूट्यूब चैनल। यार यूट्यूब से काम, एक चैनल है साइंस से भी उधर से ली थी। हम्म, और मैंने जो बेसिकली ज़्यादा जो ब्लैक होल के ऊपर काम है वो स्टीफन हॉकिंग का है क्योंकि उसने ब्लैक होल की थ्योरी हम्म, और हॉकिंग रेडिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो उसमें आप स्टीफन हॉकिंग की किताब पढ़ सकते हैं, आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बिग आंसर टू ब्रीफ क्वेश्चंस, अनलॉकिंग द यूनिवर्स, द हम्म। ग्रैंड डिज़ाइन, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, 5-6 किताबें हैं। अगर आप इनको पढ़ोगे तो आपके पास पूरी एस्ट्रोफिजिक्स का नॉलेज आ सकता है। राइट, जो हमने पूरी की पूरी फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स के अंदर जो एक बहुत जिस हमने टाइम की बात की तो इस तरह के टाइम हो गया आपकी स्पीड हो गई इन सब के जो कनेक्शंस हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी थीरीज है लाइक आपने एग्जांपल दिया आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो जब भी हमें काम पढ़ना है टाइम से तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है क्योंकि जितने भी बात करें ज़्यादा लोगों को जो है ना वो चीज़ समझ नहीं आती। हम्म। तो ये सब कुछ स्टार्ट कहाँ से करते हैं लाइक हमें सबसे पहले क्या चीज़ जो है ना वो पढ़नी चाहिए इस चीज़ के अंदर अपनी जर्नी स्टार्ट करने यार के लिए? मेरा तो यही सारों को मशवरा होता है कि अगर आपने किसी भी चीज़ के बारे में जो अगर स्टार्ट करना है तो आप जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे थे फिलोसफी में पढ़ना चाह रहे हो तो आप यूट्यूब से स्टार्ट करें, ठीक है, डायरेक्ट किताब से स्टार्ट ना करें। जैसे अगर मेरा नीचे फेवरेट फिलोसफर है
और अगर मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करना तो कभी भी इस तरह नहीं करना कि डायरेक्ट आप नीचे की किताब पढ़ने लग जाए, ठीक है। आप लोगों की राय देखिए उसके ऊपर, लोग उसको किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्होंने पूरा नीचे को पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। अगर आप डायरेक्ट नीचे को पढ़ने लग जाएंगे तो आपको उसकी चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। So like पहले get an idea about what the person हाँ you're going to study बिल्कुल। about is basically उसके जितने तो भी उसके concepts लिए क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग जो किताबें वो कम पढ़ते हैं, हम्म। तो आप इसको वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको मजीद इंटरेस्ट है तो आप उस फिलोसोफर की या उस साइंटिस्ट की बायोग्राफीज पढ़े। जैसे आइंस्टाइन की बायोग्राफी जो है वो वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी, 700 पेजेस की है, आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आइंस्टाइन का अपना काम पढ़ सकते हैं। अच्छा बुक पकड़ोगे थके होंगे तो बुक दे दें, लेट्स पास इट ऑन। अच्छा जब हम लोग फिलोसफर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट फिलोसफर्स हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नीट्शे है या फिर और बहुत सारे, अरिस्टोटल का आपने नाम लिया, तो आपका फेवरेट फिलोसफर क्यों है, कौन है और वो क्यों है? यार अगर तो ये कोई आप मेरे ब्लॉग पे किसी से पूछते हैं उनको इसका आंसर पता होता ऑलरेडी, क्योंकि मैं अच्छा जितनी भी स्टोरीज वगैरह पोस्ट करता हूँ नीचा के बारे में करता हूँ। अच्छा और नीचा मेरा फेवरेट फिलोसोफर क्यों है, क्योंकि इसने एक टोटली एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया था आगे, ठीक है। इसने कहा था कि मैं जो है वो ट्रेडिशनल मोरालिटी जो है उसको रिजेक्ट करता हूँ, और हमें एग्जिस्टेंशियलिज्म एक फिलोसफी है, उसमें ये कहते हैं कि आपको अपना मीनिंग ऑफ लाइफ क्रिएट करना चाहिए, जो आपको मोरालिटी ने या रिलीजन ने मीनिंग ऑफ लाइफ दी है आपको उसको अडैप्ट नहीं करना चाहिए। तो नीचे का एक उबरमेंश का कॉन्सेप्ट है जिसको ओवरमैन कहते हैं, कि हमें अपनी ट्रेडिशनल मोरालिटी को रिजेक्ट करना चाहिए और एग्जिस्टेंशियलिज्म के थ्रू अपनी एक न्यू मीनिंग ऑफ लाइफ को क्रिएट करना अच्छा चाहिए। लेकिन अगर हम लोग एक न्यू मीनिंग ऑफ लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, रिलीजन वाली मीनिंग के ऊपर नहीं जा रहे, तो उसका ये मतलब नहीं कि हम लोग रिलीजन की टीचिंग्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ नीड्स है, ठीक है। आप जब भी किसी फिलोसोफर को या किसी भी हिस्टोरियन को फॉलो करते हैं, जैसे एक जर्नलिस्ट है सैयद मुजम्मिल शाह, ठीक है। अब वो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के बहुत बड़े फैन है, ठीक है। लेकिन अगर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का एक फैक्टर देखा जाए तो वो होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं होती कि अगर आप किसी हिस्टोरियन को या फिलोसोफर को सपोर्ट करें तो आप उसके बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है। आप क्रिटिक हो सकते हैं उसके, आप उसमें क्रिटिकल एनालिसिस दे सकते हैं। तो इस तरह नहीं कि मैं नीचा की हर चीज़ को फॉलो करता हूँ, उसके ऊपर मेरी क्रिटिक्स है। इवन के आप देख ले जो हिटलर की फिलोसफी थी नाजिज्म, वो नीचा से इंस्पायर थी। मतलब नीचा ने डायरेक्टली नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन जो नीचा की बहन थी और जो नीचा की बहन का शौहर था वो नाजी पार्टी से बिलोंग करते थे। और एक हिस्ट्री के अंदर एक बड़ी फेमस तस्वीर भी है कि हिटलर जो है वो अक्सर नीचा के स्टैचू के पास आके बैठा रहता था घंटों और सोचता रहता था, और एक तस्वीर भी उसकी उसके साथ। तो आप जो है वो फिलोसफी को किसी भी तरह से मोल्ड करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो एलिजबेथ जो हिटलर ने नीचा की किताब से जिससे वो इंस्पायर था वो थी द विल टू पावर, ठीक है। अब वो बज़ाहिर तो नीचा ने लिखी, लेकिन नीचा की डेथ के बाद चूंकि पब्लिश हुई, जो उसकी जो एडिटर है वो है एलिजबेथ जो उसकी बहन है। और नीचा अपनी बहन को इस दर्जे से हेट करता था कि वो कहता था कि अगर मुझे एक नई जिंदगी मिले तो मैं एक औरत को नहीं चाहूंगा, वो मेरी बहन है। अच्छा राइट। अच्छा साथ रैपिड फायर पे आते हैं। हु इज योर फेवरेट पोएट? फैज अहमद फैज। फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म मेरी एग्जाम। फेवरेट बुक? फेवरेट बुक जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय जूल्स वर्न। इकबाल या गालिब? इकबाल। फेवरेट फिलोसफिकल थ्योरी? नाहिलिज्म। राइट। और कोई ऐसा फेवरेट जो आपको कैसे फिलोसफिकल थ्योरी जो आपको चैलेंजिंग या परप्लेक्सिंग लगती है, जो यार आपको कंफ्यूजिंग लगती है? बहुत सी है इसके अंदर, जैसे एक जो फिलोसोफर है इमैनुअल कांट, ठीक है। उसकी जो एक बुक है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, वो वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग बुक्स है हिस्ट्री में, कि वो कहते हैं कि जो उसने लिखा है उसको भी कंफ्यूज करके होगी। तो उसके अंदर बेसिकली ये किया उसने कि हमारे पास ना लॉजिक और रीजनिंग के दो तरह की फिलोसफीज होती है, एक रैशनलिज्म है एक एम्पिरिसिज्म है। रैशनलिज्म जो थी वो डेकार्ट ने दी थी, और जो एम्पिरिसिज्म थी वो जॉन लॉक ने दी थी। और जो कांट जो रैशनलिज्म है वो ये कहती है कि हमारी जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस करती है, ठीक है। और जो एम्पिरिसिज्म होती है वो कहती है कि फिजिकल ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करती है। लेकिन कांट आते हैं मैदान के अंदर और वो कहते हैं कि भाई ये दोनों के ऊपर करती है, और वो इसके ऊपर किताब लिखती है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। और वो बड़ी परप्लेक्सिंग और कंफ्यूजिंग किताब है, जो मैंने भी पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन वो मेरे से नहीं पढ़ी गई। राइट। सो मतलब आपकी जो फिलोसफी की पूरी जर्नी है वो तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी रही, लाइक आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी है, तो आपकी जो मेमोरी है वो मैंने देखा आपकी काफ़ी अच्छी, आप पेजेस के इवन नंबर्स तक बता रहे हैं, तो ये कहाँ से होती है, लाइक कोई स्पेशल चीज़ है? ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, और बाय बर्थ इस पे मैंने कोई इतना खास काम नहीं किया, ये बाय बर्थ ही कह सकते हैं। राइट। चलिए अब थोड़ी सी आपकी शायरी की तरफ आते हैं। फारसी शायरी का शौक आसान है? यार फारसी शायरी का इकबाल से शौक है, क्योंकि जब मैंने इकबाल को पढ़ना शुरू किया तो आई डिस्कवर्ड कि वो फारसी के अंदर भी शायरी करते थे, और उनकी दो किताबें इसके ऊपर इसरार खुदी और रमूज़ बेखुदी और पस से आयत करदा है अक़वाम मशरिक।
तो फिर इकबाल से मुझे फ़ारसी शायरी का शौक़ पड़ा। और अगर हम इकबाल की पोइट्री के अंदर देखते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे जो स्पिरिचुअल टीचर है वो रूमी है, तो रूमी भी एक फ़ारसी के पोइट थे। फिर रूमी से हमें अगर पिछले बैक साइड पर जाए तो हमें अमीर खुसरो, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, फिरदौसी, जामी, सादी शराजी और इस तरह के शायर मिलते हैं फ़ारसी के अंदर, तो इस तरह इंटरेस्ट डेवलप हुआ। राइट। और मतलब लिटरेचर भी है, ब्लॉगिंग भी है, फिलॉसफी भी है, अफसाने भी हैं। पीछे एक चीज़ रह गई आपका प्ले के बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें। प्ले वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? प्ले का जो बेसिकली टाइटल है वो नीड्स ट्रैवल, ठीक है। तो उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट शो किया है कि नीड्स जो था वो एक 19th सेंचुरी अच्छा, का ये यूनिवर्सिटी का प्ले था? नहीं नहीं, ये वैसे ही मैंने पर्सनलाइज वैसे लिखा था। आपने एक लाइक लिखा हुआ हाँ, ब्लॉग के लिए कि लोग इसको पढ़े और इससे है? मतलब राइट। कुछ हासिल करें। तो मैंने इसमें ये कॉन्सेप्ट शो किया कि एक 19th सेंचुरी का फिलोसफर है नीत्शे, वो और एक सोक्रेटिस है जो कि हमारे पास 4th सेंचुरी बीसी के अंदर आता है, बिफोर क्राइस्ट, 400 साल पहले हज़रत ईसा से। तो अगर ये दो फिलोसफर्स मिलते, मतलब इतना गैप है उनके नॉलेज का 2300 साल का, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर किस तरह इंटरेक्ट करते। तो मैंने इस तरह का बनाया है कि नीचा जो होता है वो अपने रूम के अंदर होता है और किताब लिख रहा होता है सोक्रेटिस के ऊपर। अब अगर हम सोक्रेटिस का कैरेक्टर देखें ना तो वो बड़ा ही एक सीक्रेट कैरेक्टर है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि सोक्रेटिस की ये फिलॉसफी थी कि द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। तो इसी फिलॉसफी को मानते हुए सोक्रेटिस ने अपनी कोई किताब नहीं लिखी, ठीक है। सोक्रेटिस का जितना भी काम लिखा है वो उसके शागिर्द प्लेटो ने लिखा है। तो इसकी वजह से हमें सोक्रेटिस का कोई डायरेक्ट काम नहीं मिलता कि उसने खुद ये कहा हो या उसकी कोट है, वो सारा प्लेटो से कोटेड है। तो मैंने ये शो किया कि नीचा सोक्रेटिस के ऊपर कुछ लिखना चाह रहा था लेकिन उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी उसके ऊपर, तो उसने कहा कि काश ऐसा हो सकता कि मैं उससे खुद ही जाके मिला तो खुद ही सवाल कर लेता कि उसके बारे में लिख लूँ। तो वो अपनी किताबें वगैरह छानता है और उसको ग्रीक एक कॉन्सेप्ट मिलता है ल्यूसिड ड्रीमिंग का। ल्यूसिड ड्रीमिंग बेसिकली ये होती है कि आप अपनी ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो नीचा वो ल्यूसिड ड्रीमिंग करता है और ड्रीम के अंदर वो एथेंस पहुंच जाता है जहाँ सोक्रेटिस रिजाइड करता था, और उससे फिर वो मिलता है और उनकी डिस्कशन होती है पॉलिटिक्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, लाइफ के ऊपर, मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर, विजडम के ऊपर। तो ये बेसिकली ये जो प्ले है ना डायलॉग के ऊपर बेस करता है कि इसमें डायलॉग्स ही आपस में एक इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज ऑफ कन्वर्सेशन है, और एंड पे फिर नीचे अपनी स्टडी के अंदर वापस आया था, बस ये दिखाया गया। राइट। लाइक ये जो पूरी की पूरी जर्नी है, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी? मतलब ब्लॉगिंग पहली थी, पहले आपने लिखना शुरू किया, पहले फारसी का शौक आया, सबसे पहले क्या चीज़ है? अगर मैं अपने बचपन की तरफ जाऊँ ना जी। तो हमारे पास एक पेंटियम 4 पीसी होता जो पुराने ज़माने में था, ऑफ वाइट कलर का मॉनिटर था, इतना मोटा सा। तो उसमें मैं ये करता कि मेरे फादर भी जो है ना वो रीडर है, बुक रीडर है, ठीक है। अच्छा। उनके ऊपर शेल्फ के अंदर किताबें पड़ी होती थी, तो मैं क्या करता था, कोई किताब उठा के ले आया और उसको देख के बस वर्ड पे टाइप करना शुरू कर दिया। लिखने का शौक था बस कि मैंने भी किताब लिखनी है, किसी दिन मैं भी बड़ा होकर किताब लिखूंगा। अच्छा, ये बचपन से ही चलता है। हाँ, वो बस मैं वर्ड पे टाइप करके खुश हो जाता, देखो मैंने इसको कॉपी किया, कुछ ना कुछ तो एफर्ट किया है। तो अगर डेट बैक करे तो चाइल्डहुड से ही चलता आ रहा है, और अगर इसमें चीज करे तो सबसे पहले मैंने जो है वो ब्लॉग ही शुरू किया। सबसे पहले वैसे ब्लॉगिंग हाँ, आपने ब्लॉग शुरू शुरू की किया। थी। ठीक है। कोई भी एक अच्छा सा आपको शेर जो मिले, लाइक कोई भी एक अच्छा सा शेर सुना दो जो आपका फेवरेट हो। शेर फेवरेट, बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि आप एक शेर इस तरह नहीं कह सकते जो सारे शोरा के दीवान पे भारी हो, ठीक है। आप इस तरह कह सकते कि यार इस इंडिविजुअल शायर का मेरा फेवरेट शेर है, तो जितने मैं याद आते हैं हर इंडिविजुअल शायर के मैं सुना देता हूँ। जैसे अगर इकबाल की बात करें तो उसका एक शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। गालिब का शेर है चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। मीर का एक शेर है सरापा आरजू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे गर दिले बेमुद्दा होते। इसके अलावा अब्दुल मजीद अदम का एक शेर है कि मैशर का खैर कुछ भी नतीजा हो अदम, कुछ गुफ्तगू तो खुल के करेंगे खुदा के साथ। और इसके अलावा फैज़ का एक शेर है कि एक फुर्सत गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। अहमद फराज का एक शेर है कि उसने नज़र नज़र में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। जॉन एलिया का शेर है कि अब तो मेरी कोई ज़िंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी ज़िंदगी हो गया। और इसके अलावा सिमाब अकबर आबादी का शेर है कि यही आलम रहा पर्दानशीनी का तो जाहिर है, खुदाई आपसे होगी ना हमसे बंदगी होगी। और अगर मॉडर्न एरा के अंदर देखे तो मैं 3 शोरा को फॉलो करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। एक शायरा है महानूर राना, वो इतनी नोन नहीं है लेकिन वो बहुत फिलोसॉफिकल बेस्ड शायरी करती है। उनका मैं शेर सुनाता हूँ कि
एक रक्शे मुनकरी की जुम्बिश महमीज से रेजा रेजा लश्कर अफलाक कर सकते हैं हम। इसके अलावा अमार इकबाल है और उमैर नजमी है, जिनको मैं मॉडर्न एरा के अंदर पढ़ता हूँ। राइट, आपने अभी जो लेटेस्ट शेर सुनाया इसका बेसिकली मतलब क्या है जो ये आपने एक मॉडर्न रक्शे, फास्टी की पर बताया? यार ये ना थोड़ा एथीस्ट अप्रोच के साथ शेर है कि अच्छा। अगर जो सारे एथीस्ट हैं वो इस जमीन के ऊपर इकट्ठे होके एक रक्शे मुनकरी, मतलब अगर वो इनकार करने लग जाए खुदा की एग्जिस्टेंस से कि जुम्बिश महमीज से, तो हम खुदा के जितने भी लश्कर है उसको शिकस्त दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, राइट है। इट्स कमेंडेबल ऑनेस्टली, लाइक हाँ ये जो जी। पूरी की पूरी जर्नी है, लिटरेचर इतना ज़्यादा है। फारसी का कोई एक दो शेर सुना दिए, लोगों को ये यकीन नहीं आता कि यार चलो फारसी का बंदा सुनता नहीं होगा या बोलता नहीं होगा, तो फारसी फारसी का का ज़रा शेर इकबाल सुनाए। का मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ। वो है, इन खौरे हकीमे नीस्त दामाने खलीमे गीर सद बंदाए साहिल मस्त यक बंदाए दरिया मस्त। अब इसका मीनिंग ये है कि एक जो तुम है वो फिलोसोफर को फॉलो ना करो, बल्कि तुम खुदा के कलीम को फॉलो करो। बेसिक हजरत मूसा अलैहि सलाम की बात हो रही है, क्योंकि सद बंदा साहिल मस्त एक बंदा दरिया मस्त। अब इधर जो है ना वो थोड़ी तशरीह कर देता हूँ मैं, कि एक बंदा जो सिर्फ साहिल के करीब खड़ा हुआ है, और हम मान लेते हैं कि जो सी है वो नॉलेज है, तो वो सी के अंदर नहीं है, बस के करीब खड़ा हुआ है। फिलोसोफर का बस ये मुकाम है कि वो नॉलेज के करीब है लेकिन नॉलेज के अंदर डूबा नहीं हुआ। सद बंदा साहिल मस्त यक बंदा दरिया मस्त, कि साहिल के ऊपर 100 बंदे भी खड़े हो, लेकिन उससे ज्यादा कमाल वो है जो एक बंदा दरिया के अंदर गोता जन है। मतलब कि जो अल्लाह के पैगंबर है वो फिलोसोफर के ऊपर जो है वो फोकियत रखता है। इसका मीनिंग ये है। राइट, सो और कोई फारसी का लाइक शेर? और ये जो फारसी है ये आपने पूरी सीखी हुई या फिर शेर से आपको फारसी लाइक आती नहीं गई नहीं, थी? मैंने बेसिकली कव्वाली के अंदर सुनना शुरू किया था नुसरत अली खान की, तो उसमें रूमी के और इकबाल के और अमीर खुसरो के कलाम है फारसी के अंदर, तो उधर से सुना था और उसको बाद में पढ़ा था। और अगर एक और शेर सुनना है आपने तो मौलाना रूमी का है कि नमन बेहुदा गिरदे कूचा ओ बाजार मी गर्दम, मजा के आशिकी दारम पाई दीदार मी गर्दम, कि मैं यूं ही बेवजह बाजार में नहीं घूम रहा, मुझे आशिकी का मजा लग गया और अपने यार के दीदार के लिए घूम रहा हूँ। अच्छा, साथ से व्हाट्स योर रूटीन लाइक? क्योंकि लाइक मुझे अभी तक ये परसेप्शन जा रहा है कि आप सुबह उठते हैं, एक ब्लॉग लिखा, एक किताब लिखी, कोई वीडियो देखे फिलॉसफी के ऊपर, फिर दोबारा सो गए। सो लाइक व्हाट्स द रूटीन लाइक? यार अभी तो ये है कि मेरे प्रीवियसली एग्जाम खत्म हुए प्रीवियस सैटरडे को, अच्छा, तो आजकल तो मैं फ्री हूँ और बस थर्सडे को रिजल्ट आ रहा है, उसका इंतजार कर रहा हूँ। एग्जाम्स कैसे हुए हैं? एग्जाम्स अलहमदुलिल्लाह अच्छे हो गए हैं। Nice. अच्छा, एग्जाम्स के दौरान मेरी रूटीन बड़ी अपसेट थी कि मैंने अच्छा पहले से सारा कुछ किया हुआ था, तो एग्जाम अच्छा, के तो आप पढ़ने वाले बच्चे कह हैं। सकते हैं। तो ओके। एग्जाम्स के दौरान ये था कि मेरा 10:30 पेपर खत्म होता, मैं 11 बजे घर आ गया, अच्छा। और अब पूरा दिन मैं वेला बैठा रहता था कि मैं करूँ क्या, बोरियत, सारे दोस्त पढ़ रहे हैं बैठ के, उनसे बात भी नहीं कर सकता, वो भी बिजी है। तो वो बड़ा एब्सर्ड सा टाइम गुजरा है कि उसमें मैं कभी नीचे की किताब पीडीएफ में डाउनलोड करके पढ़ रहा हूँ, कभी मैं अपर्चर पे जाके वीडियो देख रहा हूँ फिलोसफी पे, कभी हिटलर की डॉक्यूमेंट्री लगा के बैठा हुआ, और सारे बंदे कह रहे हैं भाई तो एग्जाम की तैयारी करने क्या कर रहे है तो। चलो खैर, एग्जाम अच्छे हो गए तो फिर सॉल्व वर्थ इट। अच्छा भाई, आपने नीचा की और हिटलर की डॉक्यूमेंट्री की बात की तो इससे मुझे एक चीज़ याद आती है कि कोई ऐसा फिलोसॉफिकल पैराडॉक्स आपको याद है जो कि काफ़ी चैलेंजिंग हो आपके लिए? यार एक ना पैराडॉक्स है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स के नाम से, जो टाइम हाँ ट्रेवलिंग हाँ, के ऊपर बेस करता है, बिल्कुल। ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर आप पास्ट में वापस जाओ और अपने ग्रैंडफादर का कत्ल कर दो तो आपकी एग्जिस्टेंस के साथ क्या होगा, क्योंकि एग्जैक्टली। अगर आपने ग्रैंडफादर को कत्ल किया, आपके फादर पैदा नहीं हो गए और आप पैदा नहीं हो गए। अच्छा, लेकिन इसमें ना एक नेटफ्लिक्स की सीरीज है डार्क, शायद आपने देखी हो। उसमें ये होता है कि आप बेशक अगर पास्ट में ट्रेवल कर भी लो ना, तब भी आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि अगर हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं पास्ट या फ्यूचर में, तब लोग उसको वाकई चेंज कर सकते हैं, लाइक नहीं ग्रैंडफादर को मार सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं, मतलब अगर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप पास्ट में जा रहे हो तो आप एज अ शेडो जा रहे हैं बस, मतलब आप कोई हरकत फिजिकल एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते उधर। बेसिकली ना उसमें ये होता है कि आप कर सकते हो, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंस इस तरह से क्रिएट होते हैं। लाइक अगेन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पास्ट में जाता हूँ तो अभी जो मेरा प्रेजेंट है उसमें भी पास्ट में कोई ना कोई बंदा आया होगा जो कि मैं ही उसका सोर्स बनता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे जाता भी हूँ ना, तो लाइक कत्ल करने की बजाय फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई बंदा इंजर हो जाता है, तो अगर आज प्रेजेंट में भी कोई बंदा है जो कि इंजर्ड है, तो वो मेरी वजह से ही आज इंजर्ड है। तो मतलब आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ का सोर्स बन जाते हो विदाउट नोइंग इट। लेकिन मतलब खपाने वाली चीज़ है। सवाल यही है ना कि अगर जैसे मैं गया हूँ पास्ट में और मैंने दादाजी को कत्ल कर दिया, तो मेरी एग्जिस्टेंस क्या उसी टाइम एकदम मैं वैनिश हो जाऊंगा, या मैं प्रेजेंट में आऊंगा तो मैं कहूंगा कि मेरे दादाजी अब्बा जी तो है नहीं, तो मैं किधर से आ गया। तो मतलब ये इस तरह का पैराडॉक्स है कि आपकी राइट। एग्जिस्टेंस एकदम वैनिश हो जाएगी, कि आप एकदम गायब हो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा, या आप प्रेजेंट में दोबारा वापस आओगे, आप देखोगे कि यार ये तो मेरा जो एंसेस्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैं अकेला ही हूँ। इस तरह का पैराडॉक्स है कुछ।
सो लाइक इसके बारे में आपकी कोई थ्योरी है? नहीं मेरी कोई, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ इसके बारे में। आई नो इट्स वेरी चैलेंजिंग। Yes. अच्छा, सो थोड़ी सी मैं लास्टली आपके एकेडमिक जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। लाइक आपकी कोडिंग भी, प्रोग्रामिंग करने भी आपके लाइक काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। सो प्रोग्रामिंग पे आप कितना टाइम देते हैं और वो आप कहाँ से करते हैं, और लाइक व्हाट्स द मेन प्रोग्रामिंग का जो आइडिया है या फिर प्रोग्रामिंग का जो शौक है, इन सब चीज़ों के साथ साथ वो भी आपको था या फिर आपसे मजबूरी में करते हैं? यार देखो, मैं तो ऐसे से प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, ठीक है, और मेरा शुरू से एम यही था कि मैंने डॉक्टर बनना है। हम्म। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली थे मार्क्स सिक्योर नहीं हो सके कि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकूं। लेकिन और प्राइवेट में आपको पता है कि एमबीबीएस बहुत महंगा होता है। बहुत महंगा है। तो मुझे कोई एक डिपेंडेंट चाहिए था कैरियर के, जिसके ऊपर मैं डिपेंड कर सकूँ और अपने आगे मतलब ख्वाहिशात को पूरा कर सकूँ। तो उसमें मैंने 3-4 चीज़ें देखी थी, और मैं पर्सनली खुद फिलोसफी और उर्दू लिटरेचर में जाना चाहता था जीसीयू के अंदर, लेकिन दैट वाज नॉट अलाउड बाय माय पेरेंट्स। तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट किया और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। एक जब आप, मेरे ख्याल में आप कंप्यूटर साइंस के अंदर चले जाते हैं तो आपका उसमें पैशन खुद ही डेवलप होने लग जाता है अगर आप अटेंटिव हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पैशन डेवलप हो गया है। और इन फ्यूचर जो मेरा स्कोप है वो यही है कि या तो मैं मशीन लर्निंग की तरफ जाऊँगा या कंप्यूटेशनल फिजिक्स के अंदर। राइट, लाइक सीएस आपने फिर खुद चूज की थी बेस्ड ऑन कि कैसी है, हाँ, लाइक अब इंटरेस्ट डेवलप हो गया आपका? सीएस में अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मैंने खुद ही चूज़ की थी उसको। राइट, ऑल्सो हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं कि सीएस में ना आपको एप्टीट्यूड काफ़ी चाहिए होता है। लाइक अगर तो आपका प्रोग्रामिंग करने इंटरेस्ट नहीं बनता, फिर आप 3 घंटे भी सामने बैठे होते लेकिन आपसे वो एक सवाल सॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको लॉजिकल थिंकिंग चाहिए होती है। तो उस वो आप किस तरह टैकल करते हैं? आपको वो इंटरेस्ट की वजह से होता है या फिर उस पर आप सिर्फ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं, एक्स्ट्रा डेडिकेशन डालते यार हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लोग मतलब क्रिटिकल थिंकिंग मतलब करते हैं और किताबें वगैरह पढ़ते हैं, उनके लॉजिक्स वैसे ही बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। हाँ, दैट इज तो ट्रू। इस चीज़ का इफेक्ट एक पॉजिटिव आता है मेरे रिकॉर्डिंग के अंदर। जब मैं कर रहा होता हूँ तो मेरा दिमाग एक तरह से सॉर्ट ऑफ तेज काम करता है और मैं जल्दी उस चीज़ के सोल्यूशन तक पहुंच सो जाता लाइक आपकी जो पूरी की पूरी जर्नी है वो हर चीज़ आपस में इंटरलिंक करती है। लाइक हूँ। फिलोसफी का जो शौक है वो हिस्ट्री से इंटरलिंक करता है, आपकी ब्लॉगिंग का जो शौक है वो आपकी स्टडी से लिंक करता है, फिर आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपकी कोडिंग से लिंक करता है। तो एक माशा पूरा आपका काफ़ी अच्छा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि लाइक पूरा आपस में जो चीज़ों को लिंक कर देते हैं, तो वो आपको कितना फ़ायदा पहुंचाता है? और लाइक आप कहते हैं कि जो आपका जो मेन जो आपकी इतना अच्छा जीपीए उसमें एक मेन जो क्रेडिट है वो इसी चीज़ का है। कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंसान इस चीज़ के अंदर होता है कि वो किताबें पढ़ता है या इस तरह की चीज़ें देखता है जो उसके दिमाग को जिला बख्शती है, तो उसका दिमाग फिर बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देता है, और अगर आप उसको स्टडीज़ के अंदर इफेक्टिवली यूज़ करें तो काम आता है। राइट, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे आपकी पूरी की पूरी जर्नी है, सो अगर किसी बंदा जो जो कि आप जैसे जो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आपने पहले मेंशन किया कि एक प्रॉपर बुक का होना या एक प्रॉपर सोर्सेज का होना स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप सीधा किसी भी एक बायोग्राफी के ऊपर नहीं जा सकते। तो सही कुछ प्लीज़ बुक सजेस्ट कर दें जहाँ से आपने स्टार्ट किया था किसी भी फील्ड के बारे में, कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं जिसको हम कंसल्ट कर सकते हैं टू लाइक गेट नॉलेज एंड एवरीथिंग, जिस तरह की आपकी है। तो सबसे पहले तो जो फिलोसफी के अंदर जानना चाहते हैं तो पहले मैं थोड़े स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के नाम बता देता हूँ कि आप इनको पढ़ सकते हैं। तो उसमें स्टोइक्सिज्म आ जाता है, हेडोनिज्म आ जाता है, नाहिलिज्म है, एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है। और इसके अलावा अगर हम फिलोसफर्स की बात करें तो उसमें सोक्रेटिस है, हमारे पास प्लेटो है, एरिस्टोटल है, डायोगिनीस है, डेकार्ट है, ये ग्रीक फिलोसफर है जो बैक डेट में आते थे बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अगर मॉडर्न फिलोसफर्स की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास ये नीत्शा है। हमारे नीत्शा की किताबें मैं बता देता हूँ, एक है द स्पोक ज़राथुस्त्रा, बियॉन्ड गुड एंड इवल, द विल टू पावर, ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स, इकी होमो जिसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, और द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। एल्बर्ट कैमे हु वाज द फाउंडर ऑफ एब्सर्डिज्म, उसकी किताबें है द फॉल, द प्लेग, द मिथ ऑफ सिसिफस। और इसके अलावा हमारे पास सोरेन किरकेगार्ड, उसकी किताबें है आइदर और, द स्टम्बल इनटू सिकनेस, और स्पिरिचुअल राइटिंग्स। और स्पिरिचुअल राइटिंग का एक बड़ा अच्छा पोर्शन है कि वाई शुड यू बी सेटिस्फाइड बीइंग अ ह्यूमन, वो मैं सजेस्ट करूँगा कि सारे वो किताब ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद हमारे पास आर्थर शोपेनहावर है। और अगर हमने पॉलिटिकल फिलोसफी की तरफ जाना है तो सबसे बड़ा नाम उसमें कार्ल मार्क्स का है, और उनकी 2 किताबें द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, जिसके 3 वॉल्यूम्स है। और इसमें हमारे पास फ्राइडरिक एंगल्स आए थे हैं। और इसके अलावा अगर हमने एस्ट्रोफिजिक्स की तरफ जाना है तो उसमें स्टीफन हॉकिंग है, स्टीफन हॉकिंग की किताबें ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ग्रैंड डिज़ाइन, अनलॉकिंग द यूनिवर्स, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। कार्ल सागन की किताब है हमारे पास कॉस्मोस। और नील डिग्राइस टाइसन की है द एस्ट्रोफिजिक्स फॉर द पीपल इन हरी, ठीक है। और उसके बाद अगर शोरा, आपने उर्दू पोइट्री की तरफ जाना है तो उसमें आपको शोरा के नाम बताए तो जिनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर क्लासिकल देखें तो उसमें मीर गालिब, मोमिन खान मोमिन, इब्राहिम ज़ौक़, ख्वाजा मीर दर्द,
ख्वाजा हैदर अली आतिश, और थोड़ा मॉडर्न देखें तो उसमें इकबाल, हबीब जालिब। अगर आपने वतन के लिए शायरी देखनी तो आई वुड रिकमेंड हबीब जालिब एंड फैज़ अहमद फैज़। और फैज़ अहमद फैज़ की बेसिकली एक किताब है जिंदा नामा, जो उन्होंने पोइम्स जेल के अंदर रह के लिखी थी। फैज़ अहमद फैज़ देख सकते हैं, हबीब जालिब, अहमद फराज, जॉन एलिया, साकी अमरोही। और अगर मॉडर्न डे में देखनी है तो उमैर नजमी, हमार इकबाल और महानूर राना। इसके अलावा अगर आपने उर्दू फ़िलासफ़ी के अंदर मतलब इस्लामिक फ़िलासफ़ी के अंदर जाना है तो मुसलमानों के 4 बड़े नाम आते हैं फ़िलासफ़ी के अंदर। एक मौलाना रूमी है, रूमी की मसनवी पढ़ी जाती है या हकायत रूमी है। इकबाल की 2 किताबें फ़िलासफ़ी की, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम या द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, जो कि बेसिकली उनका पीएचडी का थीसिस था। और उसके बाद हमारे पास शेख सादी आते हैं जिनकी किताब है गुलिस्तान सादी। और उसके बाद इमाम गजाली आते हैं जिनकी किताब है द एल्केमी ऑफ हैप्पीनेस, या जिसको कीमिया सादत कहते हैं। अगर आपने फ़िलासफ़ी के बेसिक्स पर जाना है तो बैटरान रसल की किताब है जो मैं पहले शुरू में पढ़ रहा था, हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी। उसकी मेरे पास ट्रांसलेशन थी ताज बहादुर ताज की। या बिल ड्यूरांट की किताब है द स्टोरी ऑफ फ़िलासफ़ी, या उसकी उर्दू में जो है वो निशात फ़लसफ़ा है। इसके अलावा अगर इस्लामिक फ़िलासफ़ी आपने उर्दू में पढ़नी है तो हमारे पास वासिफ़ अली वासिफ़ साहब है जिनकी गुफ्तगू की किताब है, उसके 34 पार्ट्स है। और इसके अलावा बात से बात है, कलम कलम कलज़म, किरण किरण सूरज, शब चिराग जो उनकी शेरी मजमूआ है, और अक़वाल वासिफ़। और अगर आपने थोड़ा सिंधी लिटरेचर को स्टडी करना है तो उसमें हमारे पास शेख अयाज़ आए थे, उनकी मैंने किताब भी पढ़ी है अक़वाल अयाज़ के नाम से। और अगर पर्शियन के अंदर आना है आपने तो हमारे पास बहुत से शुरा आए थे, जिसमें जामी है, रूमी है, इकबाल है, फिरदौसी है, मीर खुसरो है, ख्वाजा निज़ामुद्दीन है। उर्दू लिटरेचर के अंदर और भी बड़े नाम है, बानो कुदसी है, उनकी किताब है राजा गिद। और इसके अलावा हमारा मुस्तनसर हुसैन तारड़ है, मुस्ताक अहमद यूसुफ़ी है। और अगर रशियन लिटरेचर की तरफ चले जाए तो हमारे पास जो सबसे नाम आता है वो दोस्तोयेव्स्की का नाम है। उसमें हमारे पास द ब्रदर कारामाज़ोव आए थे, द इडियट आई थी, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड आई थी है। फ्रांज काफ्का की 2 किताबें हैं, द ट्रायल और द मेटामॉर्फोसिस, ये मैं सजेस्ट करूँगा। और इसके अलावा भी काफ़ी है लेकिन वो अभी ज़हन में नहीं आ रही। माशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा साथ जो भी लोग आपकी जैसी जर्नी को फ़ॉलो करना चाहते हैं, जो भी चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए किन-किन चीज़ों को उनमें उनको फ़ोकस करना चाहिए, किनको उनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए? वो प्लीज़ इस कैमरे में देख के लोगों को एडवाइस कर दें कि उन्हें किस तरह पूरी जर्नी को हासिल करना चाहिए। यार मैं आप सबको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि ये फ़िलासफ़ी की जर्नी वो बड़ी कन्फ्यूजिंग और बड़ी परप्लेक्सिंग है। तो इसमें आपने जो अपना रिलीजन है इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखना है कि उससे सुप्रीम कोई चीज़ नहीं है। वी आर मुस्लिम्स। तो कुछ लोग वो होते हैं जिनका ईमान इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो फ़िलासफ़ी के चक्कर में आके वो वही खो देते हैं, और अगर उन्होंने वही खो दिया तो उनके बाद एट द एंड कुछ भी नहीं रहेगा। राइट, थैंक यू सो मच साद। यार मेरी किताब तो वापस कर दो और ये ला आपकी किताब। थैंक यू सो मच साद फॉर योर जर्नी। आई होप द वेरी बेस्ट फॉर यू कि आपकी ब्लॉगिंग की भी जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, इसी तरह लोगों को इंस्पायर करते रहे, नॉलेज बढ़ाते रहे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच साद। आज हम लोगों ने साथ से बात की, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हमें साथ से बात करके। तो साथ साथी की जो मेन पूरी की पूरी जर्नी है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फील्ड है विद इन्फॉर्मेशन, विद नॉलेज, और उनकी जो मेमोरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन उनका जो मेन कहना था वो ये था कि आपका जो फेथ होता है, आप जितने भी फ़िलासफ़ी के अंदर, लिटरेचर के अंदर, पर्शियन, उर्दू, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपको अपने फेथ को लूज़ नहीं करना होता, क्योंकि ये जो हर चीज़ होती है ना वो आपस में इंटरलिंक्ड होती है। तो आपने हर चीज़ को आपस में इंटरलिंक लेके चलना है, ना कि आपने उन सबको जो है ना एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके चलना है। और बाकी उनके जो एकेडमिक अचीवमेंट्स है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, उनका जो जीपीएस वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो आपने हर चीज़ का एक अच्छा सा बैलेंस लेके चलना है। फ़िलासफ़ी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, जिसके ऊपर हम लोग आजकल ज़्यादातर लोग जो है ना उस पे फ़ोकस नहीं करते। क्योंकि फ़िलासफ़ी आपका एक बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट की तरफ दिमाग खोलती है, और जो मतलब आपके जो एकेडमिक चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़िज़िक्स है, मैथ्स है, या इवन आपकी जो कोडिंग है, उसके अंदर भी लॉजिक का जो इस्तेमाल है ना वो इन्हीं चीज़ों के क्रिटिक से और इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करके मिलता है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर सजेशन है तो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट्स। दिस इज़ योर होस्ट शाज़िब मुबशर साइनिंग ऑफ।